जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद में कहां से कहां तक है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है एवं राष्ट्रपति का कोटा, कार्यकाल, एकल संक्रमण अनुपातिक पद क्या होता है, द्वितीय चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना कैसे होता है, इन सब के बारे में समझते हैं बारी बारी से। आइए समझते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 से 61 तक में बताया गया है। इसका ट्रिक होता है अकानिक का दियोदर्शन। इसमें राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का चर्चा है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालक का प्रधान की चर्चा है एवं अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा है एवं अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के कोटा का चर्चा है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल का चर्चा है एवं अनुच्छेद 57 में द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन की चर्चा है एवं अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का योग्यता एवं अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्त की चर्चा एवं 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा। आइए इन सबको बारी बारी से समझते हैं। अनुच्छेद 52, इसमें राष्ट्रपति के पद की चर्चा। कहा जाता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रधान होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान पीएम होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है एवं राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। आइए समझते हैं कि औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान में क्या अंतर है। औपचारिक प्रधान कहने का मतलब हुआ कि जितना अधिकार होता है राष्ट्रपति के साइन से ही होता है, तभी कोई काम आगे बढ़ता है, जबकि वास्तविक प्रधान पूरे राष्ट्र का देखभाल, शासन करना सब वास्तविक प्रधान के हाथों में होता है। जैसे समझिए, आप गांव में शादी में देखते होंगे कि फूफा जी को औपचारिक प्रधान माना जाता है एवं दामाद को वास्तविक प्रधान माना जाता है। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 53 में कि कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है। एक्चुअली राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान समझा जाता है। इसे बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा जाता है। अनुच्छेद इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान पीएम होता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 54। इसमें निर्वाचन का चर्चा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे कैसे होता है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको हम लास्ट में बता देंगे। इसमें निर्वाचन में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इसमें एकल संक्रमणीय पद क्या होता है, समान अनुपातिक पद क्या होता है, प्रथम चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना कैसे होता है। इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में कोटा का चर्चा है। कोटा यानी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कोटा है। आइए इसमें समझते हैं मुख्य मुद्दा क्या है। इसमें जमानत जब्त का चर्चा है। आगे बताएंगे कि जमानत जब्त कैसे होता है। इसमें जमानत जब्त में भी प्रत्याशी जीत सकता है, लेकिन अगर कोटा से कम वोट आता है तो चुनाव दोबारा कराया जाता है। आइए समझते हैं कि कोटा जमानत जब्त कैसे होता है। जमानत जब्त टोटल वोट बटा जितने प्रत्याशी हैं उसमें एक बढ़ा दीजिए और उसको डिवाइड करके +1 जोड़ दीजिए। जैसे समझते हैं, अगर टोटल वोट 60 है, अगर कुल प्रत्याशी 5 हैं तो कुल प्रत्याशी 5 है, उसमें एक ऐड करने के बाद ये 10 हो जाता है और इसमें एक अलग से ऐड कर देना पड़ता है, तो 11। जमानत जब्त राशि 11, यानी जमानत जब्त का फॉर्मूला है कि टोटल वोट बता कुल प्रत्याशी +1 और एक अलग से ऐड कर देते हैं। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 56 क्या है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की चर्चा। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर कोई परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले खाली हो जाता है तो नए राष्ट्रपति जो आएंगे वो 5 वर्ष के लिए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और कभी भी प्रधान को
बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं लाया जाता है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति का 4 साल का कार्यकाल होता है और अमेरिका में छोटा संविधान भी है, इसको लघु संविधान कहते हैं। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 57 में निर्वाचन का चर्चा है। इसमें कहा गया है कि एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, यानी जो पहले हैं उन्हें अगले बार भी मौका मिल सकता है। अभी तक मात्र एक ऐसा राष्ट्रपति है जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 58 क्या है। अनुच्छेद 58 में योग्यता का चर्चा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार होने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कम से कम उन्हें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होता है, आइए समझते हैं। इसमें प्रस्तावक कहने का मतलब हुआ कि कोई ये कहेगा कि हाँ ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए सही है, और अनुमोदक है क्या कि वो उनका मानेंगे। जैसे एक ही व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकता है, अलग अलग होंगे। कोई प्रस्ताव रखेगा कि ये राष्ट्रपति के लिए, कोई अनुमोदक कि हाँ ये राष्ट्रपति के लिए सही है, उसी को प्रस्तावक अनुमोदक कहते हैं। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के दशा यानी शर्त, राष्ट्रपति के क्या क्या शर्त है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया करने का मतलब बैंकरप्सी नहीं हो, किसी कहीं से लोन न हो, कहीं से लोन लेके भागा न हो, उसी को दिवालिया कहते हैं। और राष्ट्रपति कोई लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ के पद पर कहने का मतलब हुआ कि सरकारी नौकरी में नहीं हो। जैसे संविधान में माना गया है कि सरकारी नौकरी लाभ का पद है, जबकि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, एमएलए, विधायक, एमपी ये सब जनता के सेवक हैं। आइए और लोकसभा विधानसभा का सदस्य अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का चर्चा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो 33 अन्य जजों में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। आइए अनुच्छेद 61 को समझते हैं। अनुच्छेद 61 जिसमें महाभियोग का चर्चा। महाभियोग कहने का मतलब हुआ कि किसी को पद से हटाना, और महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। आइए समझते हैं कि महाभियोग क्या है। महाभियोग जो यूएसए के संविधान से लिया गया, और महाभियोग में विधानमंडल भाग नहीं लेते हैं। इसमें हमेशा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, और अधिकारियों को पद से हटाने के लिए उसे संविधान में शाब्दिक अर्थ है संसद की कार्यवाही। आइए आगे समझते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगेगा जब वह संविधान के खिलाफ है, संविधान का शोषण कर रहे हैं या संविधान के अतिक्रमण कर रहे हैं, और अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का सलाह न मानते हैं तो भी उन पे महाभियोग लग सकता है। अगर विदेशी राष्ट्र की बातों में भी आ जाते हैं तो भी उन पे महाभियोग लग सकता है। और महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा से 1/4 सदस्यों को महाभियोग शुरू करना होगा, जबकि इसे पारित करने के लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करना होगा, तभी महाभियोग लगेगा। महाभियोग लगने पे राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के अंदर में उसे भरना होता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद खाली कब हो सकता है। अगर कार्यकाल पूरा हो गया हो, महाभियोग लग गया हो, या राष्ट्रपति त्याग पद दे दिए हैं, या राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया, या राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध हो गया है। आइए समझते हैं कि अनुच्छेद 54 जिसमें निर्वाचन का चर्चा, इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति, समानुपातिक पद्धति, प्रथम चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना, और एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होता है,
एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होता है, आइए समझते हैं पारिवारिक से। ये समझते हैं कि एकल संक्रमणीय पत्ती, अनुपातिक पत्ती, प्रथम चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना, अप्रत्यक्ष मतदान, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, एक एमएलए के वोट का वैल्यू, एक एमपी के वोट का वैल्यू और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एकल संक्रमणीय पत्ती क्या होता है। इसमें एकल संक्रमणीय पत्ती में बेसिकली चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों को वोट दिया जाता है, पर इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आप पहले उम्मीदवार को पहला नंबर पर पसंद करते हैं या दूसरे उम्मीदवार को पहला नंबर पसंद करते हैं या तीसरे उम्मीदवार को पहला नंबर पसंद करते हैं या पहले उम्मीदवार को दूसरा नंबर पर पसंद कर, किस तरह का से इसमें सारे लोगों को वोट देना होता है। आइए समझते हैं कि अनुपातिक पत्ती क्या होता है। इसमें एक स्टेट में टोटल एमएलए के वोट का वैल्यू और लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा के एमपी के वोट का वैल्यू को बराबर किया जाता है। आइए समझते हैं कि प्रथम चरण की मतगणना क्या होता है। इसमें पहले नंबर पे ज्यादा पसंद करने वाले लोग को प्रथम चरण की मतगणना पे डिसाइड होता है। द्वितीय चरण की मतगणना क्या होता है, इसमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पसंद करने वाले लोग को के लिए होता है, इसे कहते हैं द्वितीय चरण की मतगणना। बेसिकली द्वितीय चरण की मतगणना का जरूरत नहीं पड़ता है, अभी तक मात्र एक बार प्रथम द्वितीय चरण की मतगणना की जरूरत पड़ा है दीदी गिरी के टाइम पे, इसका बार बार जल्दी नहीं पड़ता है। आइए समझते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जनता को वोट नहीं करता, जनता द्वारा चुने गए प्रत्याशी द्वारा वोट दिया जाता है। जैसे हम लोग एमपी एमएलए को चुनते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आइए समझते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। समझते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा और पूरे राज्य का विधानसभा एवं 3 यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी के विधानसभा भाग लेते हैं। विधान परिषद और 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद और 12 मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? विधान परिषद सारे स्टेट में नहीं है, इसीलिए इसको कंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति ही चूज करते हैं और राष्ट्रपति का वो फेवर कर देंगे, इसलिए 12 मनोनीत सदस्य को भाग नहीं लिया जाता है। एवं सीएम अगर विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। आइए समझते हैं एक एमएलए के टोटल वोट का वैल्यू होता है अगर राज्य की जनसंख्या में अगर आप भागा देते हैं कि राज्य के कुल एमएलए और उसमें 1000 से गुना करते हैं तो टोटल एमएलए के वोट का वैल्यू निकलता है। और एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकलता है और एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालना है तो कुल एमएलए जितने भी एमएलए हैं उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के सदस्य को जोड़ देते हैं। राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य को छोड़कर, जैसे लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 233, 12 मनोनीत सदस्य को छोड़कर तो एक एमपी के वोट का वैल्यू निकलता है। ऐसे टोटल एमपी का वोट का वैल्यू 5,49,498 है, जबकि 28 राज्यों में एमएलए का वैल्यू 5,49,495 है। एमपी और एमएलए के वोट का वैल्यू होता है जो 1971 की जनगणना पे आधारित है। राष्ट्रपति के चुनाव में लगभग 11 लाख वोट पड़ते हैं। आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होता है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हैं और वोट देने वाले एक्स वाई जेड बीटा है। तो एक्स जब वोट देता है तो इन चारों में से पहले नंबर पर किसको पसंद करता है। जैसे एक्स एक नंबर पे ए को पसंद किया, एक्स 2 नंबर पे बी को पसंद किया, जबकि एक्स 3 नंबर पे सी को पसंद किया और 4 नंबर पे डी को पसंद किया। इसी तरह वाई ए नंबर पे 3 को पसंद किया, 3 नंबर पे ए को पसंद किया और 2 नंबर पे बी को पसंद किया और 1 नंबर पे सी को पसंद किया और 4 नंबर पे डी को पसंद किया। इसी तरह से जेड 1 नंबर पे ए को पसंद करता है, 3 नंबर पे बी को पसंद करता है और 1 नंबर पे सी को पसंद करता है और 2 नंबर पे डी को पसंद करता है। इसी तरह बीटा भी 2 नंबर पे ए को पसंद करता है और 1 नंबर पे बी को पसंद करता है
और 4 नंबर पे सी को पसंद करता है और 3 नंबर पे डी को पसंद करता है। जब ये वोट दे दिया जाता है तो वोट की काउंटिंग शुरू होती है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब प्रथम चरण का मतगणना होता है तो इसमें सबसे ज्यादा एक नंबर पे किसको पसंद किया गया। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर पे एक को 2 लोगों ने पसंद किया, जबकि बी नंबर पे एक को 1 लोगों ने पसंद किया और सी नंबर पे एक को 2 लोगों ने पसंद किया, जबकि डी नंबर पे एक को कोई नहीं पसंद किया। तो इस तरह से बी और डी तो छट जाते हैं, जबकि ए और सी दोनों को 2 नंबर पे दोनों को पसंद किया। तो यहाँ पे ये तो ड्रा हो जाता है। तो ये पहली चरण की मतगणना होता है। अब जब दूसरी चरण का मतगणना शुरू होता है तो इसमें दूसरी चरण का मतगणना में क्या होता है बेसिकली कि 2 नंबर पे सबसे ज्यादा किसको पसंद किया गया। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे एक को 1 लोगों ने पसंद किया, जबकि 2 नंबर पे बी को 2 लोगों ने पसंद किया और सी को 2 नंबर पे किसी ने पसंद किया। यानी बी चुनाव जीत जाता है कौन से, द्वितीय चरण की मतगणना पे। आई होप इस वीडियो को समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कल के क्लास में हम राष्ट्रपति के जो विशेषाधिकार हैं वो समझा देंगे। जय हिंद।